जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज जो है सो कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जो है पॉलिटी और आईआर वाला जो सेक्शन है नवंबर मंथ का, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इकोनॉमी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली इकोनॉमी वाला सेक्शन जो है इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है इकोनॉमी सेक्शन से नवंबर मंथ में, वो है म्युनिसिपल फाइनेंसिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट होता है, अगर हम लोग देखा जाए अर्बन लोकल बॉडीज, अगर हम लोग देखा जाए तो अगर आपको पता होगा कि भाई जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था तो बेसिकली जो पावर्स डिसाइडेड थी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइडेड थी। ठीक है, तो बेसिकली जो है 1992 में एक प्रकार से जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, इसके तहत जो है बेसिकली लोकल जो बॉडीज थी उनको इंस्टीट्यूलाइज किया गया। तो सबसे पहले जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें जो है म्युनिसिपल बॉडीज आ गई। ठीक है, और जो रूरल बॉडीज हैं, रूरल में आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सबको सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है बेसिकली इनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। ठीक, अब समझिए बेसिकली यहाँ पे जो एक प्रकार से आरबीआई ने जो रिपोर्ट एक प्रकार से जारी किया है वो इनके फाइनेंसिंग को लेके किया है कि भाई ये लोकल बॉडीज हैं, ये ढेर सारा काम करती हैं। गांव में जो भी विकास के काम होते हैं, बिजली लगवाना हुआ, रोड बनवाना हुआ, और भी ढेर सारे काम होते हैं जो कि बेसिकली इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर इनको ठीक से फंडिंग इनकी नहीं हुई तो इनके काम जो है वो बाधित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल बॉडीज हैं उसमें अर्बन लोकल बॉडीज की बात चल रही है, रूरल वाले की बात नहीं चल रही है। ठीक है, इसका रिपोर्ट के अनुसार ये कहना है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक प्रकार से होते हैं, आप अगर शहरों में रहते होंगे तो वहाँ के जो भी एक प्रकार से म्युनिसिपल बॉडी होती होगी, वो उसका बेसिकली फंडिंग जो है वो कम है या उसके पास फाइनेंसेस ठीक से नहीं है काम करने के लिए, इसके बारे में रिपोर्ट कहता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो बेसिकली जो अर्बन लोकल बॉडीज है इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो जो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी है, पहली अर्बन लोकल बॉडी, वो 1688 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास में सेटअप किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए प्रीलिम्स में कि भाई पहली अर्बन लोकल बॉडी या पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एक प्रकार से कहाँ सेटअप किया गया था, तो मद्रास में किया गया था 1688 में। ठीक, उसके बाद 1726 में दो जगह और सेटअप किया गया, बॉम्बे और कलकत्ता। ठीक है, तो बॉम्बे और कलकत्ता। तो आप देख सकते हैं, आपको ये पहले ये फैक्ट्स पता होने चाहिए कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले अर्बन लोकल बॉडी जो है वो सेटअप किया गया था, उसके बाद 1726 में जो है बॉम्बे और कलकत्ता में सेटअप किया गया था। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मॉडर्न हिस्ट्री में आप एक और पॉइंट पढ़ते होंगे कि जो वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन काफ़ी फेमस प्रकार से आप नाम जानते होंगे, रिपन रिजोल्यूशन है एक प्रकार से है। इनको माना जाता है अर्बन लोकल बॉडी के सेल्फ, मतलब फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनको माना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक प्रकार से जो ये लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है कि भाई बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, मान लीजिए कि कोई दिल्ली में बैठा है, कोई लखनऊ में बैठा है, अब गांव में क्या समस्याएं हैं वो तो भाई वो तुरंत जान पाएगा, और इतना ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं होता है। ढेर सारे मिडिल बीच में जो है ऑफिसर्स आते हैं, तो भाई एक प्रकार से जो गांव में या छोटे एक प्रकार से जो जगह है उसका कंट्रोल जो है वहाँ की अथॉरिटी को दिया जाए और उन्हीं 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 का जनप्रतिनिधि हो। समझ रहे हैं ना, उन्हीं का जनप्रतिनिधि हो। तो एक प्रकार से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक प्रकार से जो सोच थी ये लॉर्ड रिपन की थी। इसके अलावा लॉर्ड रिपन जो है एक इसलिए भी फेमस है कि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि 1878 में आया था, जिसको लॉर्ड लिटन ने एक प्रकार से लाया था कि जो प्रेस हैं, प्रेस जो है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, मतलब जो लोकल भाषाओं में है, मान लीजिए मराठी में है, बंगाली में है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि उन प्रेस का यूज जो रिवोल्यूशनरी होते थे, जो भी एक प्रकार से जो एक प्रकार से देशभक्त लोग होते थे, उन प्रेस के थ्रू लोगों में एक प्रकार से अपनी आवाज़ पहुंचाते थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसको लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये अर्बन लोकल बॉडी की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जब गांधी जी का जो आइडिया था, गांधी जी का एक आइडिया था कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मतलब पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब कोई एक व्यक्ति या कुछ जो कुछ सेंटर पे बैठे हुए हैं, दिल्ली लखनऊ ऐसे कुछ सेंटर पे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में पावर नहीं होना चाहिए। पावर जो है एक आम व्यक्ति, एक ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट समझ रहे हैं कि मतलब एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति के पास पावर होना चाहिए, और ताकि वो जो जमीनी समस्याएं हैं, ग्रामीण वर्ग की क्या समस्याएं हैं, अगर उनका जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि ग्रामीण वर्ग से होगा तो समझ पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये इनका माइंडसेट था कि भाई इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी को लेके है जो म्युनिसिपल एक प्रकार से जो बॉडी है, जैसे कि आप लोग का बेसिकली वार्ड्स में डिवाइडेड, जो भी आप जहाँ रहते हैं शहर में, वहाँ वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, वहाँ का इलेक्शन होता है और वहाँ के एक प्रकार से जो महापौर, एक प्रकार से जो मेयर हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये म्युनिसिपल बॉडी एक प्रकार से इस प्रकार से काम करती है और हर वार्ड का एक वार्ड मेंबर होता है। तो सिमिलर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो इसमें हम लोग फाइनेंसिंग की बात समझ रहे हैं कि भाई फाइनेंसेस क्यों वीक हैं, क्या समस्याएं हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये म्युनिसिपलिटी जो है, ये म्युनिसिपल बॉडी जो है, लोकल बॉडी, ये किस एक्ट के तहत जो है इंस्टलाइज किया गया इनको। अब देखिए सबसे पहली बात, ये म्युनिसिपल इनका काम क्या होता है। अब समझिए कि जैसे कि मैं भी देखा था, सीवरेज सिस्टम वाला एक इशू है या रोड वाला इशू है, आपकी गली मोहल्लाओं में जो है सीवर सिस्टम सही नहीं है या वहाँ पे रोड सही नहीं है। मान लीजिए कोई कचरा सड़क पे फेंकता है, तो मान लीजिए वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गार्बेज इशू, ठीक है। तो गार्बेज इशू है। और क्या समस्याएं आ सकती हैं, पार्क, मान लीजिए आस पड़ोस में पार्क है, वहाँ की एक प्रकार से वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ झूले नहीं हैं, तो अगर इतनी, और स्ट्रीट लाइटिंग, आप समझ रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट काम किसको देखने के लिए मिले हैं, ये अर्बन लोकल बॉडी और लोकल जो रूरल लोकल बॉडी हैं उनको देखने के लिए मिले हैं कि भाई जो सड़क है उस पर लाइटें हैं या नहीं है, रोड जो है वो फंक्शनल है या नहीं है, ठीक ठाक रोड है या नहीं है, सीवर सिस्टम जो है वो फंक्शनल है या नहीं है। मान लीजिए बारिश हो जा रही है मानसून के टाइम पे, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तो ऐसा तो नहीं है भाई वहाँ पे बिल्कुल मोहल्ला डूब जा रहा है। इसके अलावा गार्बेज ठीक टाइम पे जो है, चूंकि हर घर से हाउस होल्ड वेस्ट है वो काफ़ी इकट्ठा हो जा रहा है, उसको ठीक से कलेक्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसका डिस्पोजल सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब उस वेस्ट को कहाँ ले जाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसे ही ओपन एरिया में फेंक दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है पब्लिक प्लेसेज हैं, पब्लिक प्लेस में पार्क हो सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे पब्लिक तो जो भी वहाँ इस प्रकार से जो साफ सुथरा सैनिटेशन का जो काम है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये सभी जो है अर्बन लोकल बॉडी का काम होती हैं, ठीक है। अब समस्या ये है कि मैंने भी जब चेक किया कि भाई मेरे मोहल्ले में सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो मैंने जब गवर्नमेंट अथॉरिटी को अप्रोच किया तो उनका बस एक ही जवाब था कि हमारे पास फंडिंग की इशू है, हमारे पास फंड नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, वो झूठ बोल रहे थे, बेसिकली ये समस्याएं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो रूरल बॉडीज होती हैं, जो पंचायत होती, एक तरह से ग्राम पंचायत होती हैं, उनके पास ऐसा देखा गया कि उनके पास फंडिंग ठीक ठाक जाती है, लेकिन जो अर्बन बॉडीज होती हैं उनके पास फंड की एक समस्या रहती है, ठीक है। तो उसी को लेकर इस संज्ञान में ये टॉपिक बेसिकली आया है, आरबीआई ने रिपोर्ट जारी किया है। तो अर्बनाइजेशन क्या है, अब मान लीजिए काफ़ी संख्या में जो है गांव से जो है लोग शहर में आते हैं, उससे क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी शहर की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और पॉपुलेशन डेंसिटी शहर की काफ़ी ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है, एक प्रकार से शहर में जो चीज़ें हैं उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भाई इसके लिए भी जो है म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनको एक प्रकार से क्या है, फंडिंग की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी एसेंशियल सर्विसेज शहर में चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी मतलब रोड हो गया, नाले हो गए, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, ठीक है। उसका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ऐसा देखा गया भाई कि जितने भी फाइनेंसेज हैं, अब चूंकि ये म्युनिसिपल बॉडी है, ये किसी ना किसी पे फाइनेंस के लिए निर्भर है, समझ रहे हैं ना। या तो कुछ अपना फाइनेंस ये म्युनिसिपल बॉन्ड के थ्रू कुछ बॉन्ड इशू करके किया जाए, ठीक है। अभी हम लोग बॉन्ड भी समझेंगे आगे क्या होता है। तो बेसिकली या तो बॉन्ड इशू करके किया जाए, या तो फिर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भाई जो स्टेट फाइनेंस कमीशन हो एक प्रकार से ये हर 5 साल पे गठित किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। पॉलिटी में आप लोग पढ़ते होंगे जिस प्रकार से फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280, तो आर्टिकल 280 के तहत जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट एक प्रकार से जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, हर 5 साल पे। सिमिलरली जो है हर 5 साल पे गवर्नर की जिम्मेदारी है कि भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है गठित करें और इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, एलोकेट करते हैं, फंड एलोकेट करते हैं जो लोकल बॉडीज होती हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई टाइम पे स्टेट फाइनेंस कमीशन या तो गठित नहीं होते हैं, या तो जो फंड अलॉट किए जाते हैं वो सफिशियंट नहीं होते हैं। तो एक ये वाला इशू है कि भाई वो निर्भर है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे, फाइनेंस के लिए निर्भर है। और इनके एक प्रकार से ऐसी बात नहीं है कि इनके पास फाइनेंस आते नहीं है, फाइनेंस के इनके पास कुछ सोर्स हैं। जैसे कुछ आप लोग जो रहते हैं जो शहरों में, उनके पास बेसिकली सीवर टैक्स आता होगा, कि सीवर टैक्स या हाउस टैक्स आता होगा। इसके अलावा जैसे कुछ प्रॉपर्टी टैक्स आता है, ठीक है। तो ये सभी टैक्स कुछ लगाए जाते हैं जो कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो एक प्रकार से वो टैक्स लगाती है।
लेकिन ये उनके सफिशिएंट नहीं है जितना उनके खर्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी में भी जो एक प्रकार से जो कुछ टैक्स कलेक्शन था वो जीएसटी के अंदर जो है वो अब कलेक्ट किया जाता है, तो उनके पास और एक प्रकार से जो है वो जो फंड की समस्या है वो और बढ़ गई है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं। तो हम लोगों को बेसिकली जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट यही कह रहा है कि भाई जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, ये म्युनिसिपल एक प्रकार से कॉरपोरेशन है, उसको एक प्रकार से जो है फंडिंग की समस्या है और किस प्रकार से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता है, इनको इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्वामित्व स्कीम। अब ये स्वामित्व वाला जो स्कीम है इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए गए हैं कि भाई सबसे पहली बात जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत ये आता है, पहली बात। दूसरी बात ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से जो भी इसकी फंडिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, एक प्रकार जो फंडिंग होगी, फंडिंग, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी करेगी 100%, ठीक है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है उसमें जो है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करते हैं, ठीक है। जनरली 60 और 40 के रेशियो में होता है, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो सबसे पहली बात ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत जो है बेसिकली ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें मैपिंग किया जाता है। स्वामित्व स्कीम में बेसिकली क्या होता है, मैपिंग। मैपिंग कैसे किया जाता है, मैपिंग आपका किया जाता है बेसिकली ड्रोन के थ्रू। जो ड्रोन्स होती हैं, आप लोग हर जगह ड्रोन देखते होंगे, शादियों में देखते होंगे, हर जगह ड्रोन देखते होंगे। इस ड्रोन के थ्रू जो है एरिया का मैपिंग किया जाता है। तो सर्वे किया जाता है, सर्वे ऑफ एरिया इन रूरल, ठीक है। तो सर्वे ऑफ रूरल एरिया, ठीक है। तो रूरल एरिया का एक प्रकार से सर्वे किया जाता है कि जो भी बेसिकली जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, ठीक है, उनका एक प्रकार से सर्वे किया जाता है। और क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड इशू किया जाता है। तो प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रकार से ये स्वामित्व स्कीम को अगर मोटा मोटी कहा जाए कि भाई इसमें मैपिंग होगा ड्रोन के थ्रू और सर्वे ऑफ रूरल एरिया, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत हो रहा है, ठीक। और इसमें जो है लोगों को एक बार सर्वे करने के बाद उनको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। अब मैं समझाता हूँ इसके फायदे क्या होंगे, समझ रहे हैं ना, इसके फायदे क्या होंगे वो मैं समझाता हूँ। उससे पहले जो फैक्ट्स दिए पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो काम है ये किसको मिला है, सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक प्रकार से बॉडी है, ठीक है। और किसके अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अंतर्गत ये बॉडी है जिसका काम है मैपिंग करना, सर्वेइंग करना, ठीक है। और ये 1767 मतलब समझ रहे ब्रिटिश के टाइम पे जो है ये स्टेब्लिश की गई थी, जब ब्रिटिश भी ये काम करवाती होगी, सर्वे वाला लैंड मैपिंग का जो काम कराती होगी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून है, बेसिकली उत्तराखंड का जो कैपिटल है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत जो है ये स्वामित्व वाला स्कीम चल रहा है, ठीक। और अभी फिलहाल जो है जैसा कि अक्टूबर 22 का डाटा कह रहा है कि ऑलमोस्ट 1.87 लाख विलेज का जो है ये ड्रोन फ्लाइंग मतलब सर्वेइंग वाला जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, मतलब ये सर्वेइंग जो है ये प्रकार से किया क्यों जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप गाँव में जाएंगे तो गाँव में एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई मेरा जमीन उसने ले लिया, तुम्हारा जमीन उसने ले लिया, इतना जमीन मेरा है। मान लीजिए एक लैंड पार्सल है, इतना सा लैंड पार्सल है, ठीक है, मान लीजिए 1 एकड़ का है। तो इसमें मान लीजिए कि इसमें 4-5 लोगों के जमीन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी सर्वेइंग होगा, सर्वेइंग के थ्रू जो है एक जियो कोऑर्डिनेट सेट किए जाएंगे, जियो कोऑर्डिनेट सेट किए जाएंगे, समझ रहे हैं, इस तरह का। जैसा कि आप लोग जब भूगोल पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, उसमें लैटिट्यूड होता है ना, इस प्रकार से लैटिट्यूड होता है और ये लॉन्गिट्यूड होता है। तो इंडिया का भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है तय किया गया है, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो इसका भी तय किया गया है कि इंडिया का जो है जो साउथ पोर्शन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। और जो बिल्कुल टॉप जो इंडिया का एक प्रकार से JNK वाला जो पोर्शन है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। तो इंडिया जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में आ जाता है। और फिर चूंकि इंडिया जो है वो 0 डिग्री एक प्रकार से लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्ट में है, तो इंडिया ईस्ट में आ जाता है। तो ईस्ट के लिए 0 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट एक प्रकार से जो है ये आपका ईस्ट में आता है। और 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये आपका ईस्ट जो है बिल्कुल जो बिल्कुल आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है इस पे आ जाता है। इसमें हो सकता है कुछ हो सकता है इसमें डाटा में कुछ हो सके, लेकिन मेरे ख्याल से सही है ये। तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस प्रकार से जो भी एरिया है, इंडिया के एरिया को एक प्रकार से कोऑर्डिनेट सेट कर दिया गया कि भाई इंडिया इसके अंतर्गत आता है। सिमिलरली जो है हर लैंड, जो भी लैंड होगा उसका जो टुकड़ा होगा उसका एक प्रकार से जियो कोऑर्डिनेट सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सेट करने के बाद जो मान लीजिए कि प्रॉपर्टी में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, समझ रहे हैं ना, 4 लोगों की इसमें प्रॉपर्टी है। तो सबको अपना एक नंबर, यूनिक नंबर मिलेगा, सबको अपना एक यूनिक नंबर मिलेगा। यूनिक नंबर समझ रहे हैं, एक बार मैपिंग हो गई ड्रोन के थ्रू, उसके बाद सभी की प्रॉपर्टी को एक यूनिक नंबर मिलेगा, उसका एक प्रकार से कार्ड बनेगा, उस पर आपका यूनिक नंबर होगा। और ऐसा रिकमेंडेशन है कुछ QR कोड भी हो, ठीक है।
उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि भविष्य में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी होता है कि भाई मान लीजिए आपकी ज़मीन है गांव में, आप देख नहीं रहे हैं, तो हो सकता है आस पड़ोस वाले उस ज़मीन को जो है एक प्रकार से क्या करते हैं, उसको एक प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना, बोलते हैं मेरी ज़मीन है, ठीक है। तो ये समस्याएं नहीं होंगी। आपस में जो झगड़े होते हैं, भाई मेरी ज़मीन तुम्हारी ज़मीन, ठीक है, थोड़े थोड़े 1-1 फीट 2-2 फीट दबाने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होगा कि प्रॉपर्टी कार्ड क्या कहते हैं लगाने से क्या होगा कि सबका एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा भाई, सिर्फ वो यूनिक नंबर डालना पड़ेगा कंप्यूटर में और वो जो है बेसिकली पता चल जाएगा किसकी ज़मीन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कार्ड इशू होगा, पहली बात। दूसरी बात, सारे के सारे डाटा को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, अभी पता ही नहीं है भाई किसके पास कितनी ज़मीनें हैं। तो इससे क्या होता है भाई, लोग एक प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, करप्शन वाला एक इशू है कि लोगों के पास पैसे आते हैं फालतू के, क्या करते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, कोई देखने नहीं जा रहा है कि भाई किसके नाम पे ज़मीन है, किसकी ज़मीन है, ठीक है। तो वो एक करप्शन वाला जो है एक प्रकार से पॉइंट चेक होगा कि भाई इसके पास इतनी ज़मीनें हैं, ठीक है। इसके अलावा टैक्स, मान लीजिए कोई बड़े किसान है या बड़े व्यक्ति हैं जिनके पास अथाह ज़मीनें पड़ी हुई हैं, 100 एकड़ 200 एकड़, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है कुछ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा सकेगा, समझ रहे हैं ना, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स जो है एक प्रकार से लगाया जा सकेगा। ऐसे नहीं जो गरीब हैं 1-2 एकड़ वाले नहीं, मान लीजिए जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हो, तो गवर्नमेंट हो सकता है कुछ कैप लगा दे कि भाई आपकी 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आपको सालाना इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू आएगी। तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि प्रॉपर्टी कार्ड अगर रहेगा तो उसके बेसिस पे आप कुछ जाके लोन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, लोन ले सकते हैं, समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपको वहाँ पे कुछ घर बनाने की आवश्यकता है या और किसी पर्पज से आपको लोन चाहिए, तो उस जो प्रॉपर्टी कार्ड है उसको वैलिडेट करेंगे ना बैंक को, और दिखाएंगे प्रॉपर्टी कार्ड है, वो प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो इशू की गई होगी गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो बैंक को भी आपके ऊपर भरोसा होगा और आपको लोन जो है वो ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मान लीजिए कुछ ज़मीन होते हैं जिनके रेट नहीं पता होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ज़मीनें होती हैं जिनका आपको रेट पता नहीं होते हैं कि भाई कितने में खरीदना चाहिए या कितने में इसको बेचना चाहिए, तो उससे बेसिकली आपको फ़ायदा होगा कि बेसिकली जो प्रॉपर्टी होंगी उसका एक प्रकार से जो है एक कंप्यूटराइजेशन ये भी होगा, गवर्नमेंट की ओर से भी उसका सर्किल रेट डिसाइड होगा, सर्किल रेट डिसाइड हो, ताकि मिडिल में जो बिचौलिए होते हैं भाई कितने भी ज़मीन लेते हैं कितने को बेच देते हैं, तो एक प्रकार से उसको मिडिल मैन को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी टारगेट है कि 2024 तक जो है सारे के सारे जितने भी लैंड हैं उसकी मैपिंग करनी है और प्रॉपर्टी कार्ड लोगों के नाम पे इशू कर देना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये स्वामित्व वाला जो स्कीम है तो आपको समझ में आ गया उसका क्या पर्पज है, ठीक। नेक्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग जो है ये न्यूज में आया क्योंकि सेबी सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गाइडलाइन इशू किया कि भाई किस प्रकार से रेटिंग को एक प्रकार से स्टैंडर्डाइज किया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, ठीक है। आपको ये समझने की आवश्यकता है क्रेडिट रेटिंग होता क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए, बार बार ये सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एक आता है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग आता है, तो ये सभी चीज़ें होती क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग कुछ नहीं होता है, क्रेडिट रेटिंग कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान है। मान लीजिए कुछ पैसे का लेन देन है, कुछ पैसे का लेन देन है, एक लेंडर है, ठीक है, जिसने पैसा दिया, किसको दिया, बोरोवर को दिया, किसी ने पैसा लिया, ठीक है। तो किसी ने पैसा दिया और किसी ने पैसा लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये चेक करती है, क्रेडिट रेटिंग बताती है, क्रेडिट रेटिंग बताती है कि जो बोरोवर है, मान लीजिए गोलू बोरोवर है और मोनू जो है वो लेंडर है, तो मोनू ने गोलू को पैसे दिए, ठीक है, तो मोनू ने गोलू को पैसे दिए, तो बेसिकली ये बताएगा कि भाई गोलू जो है वो मोनू को पैसे वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग जो है जो बोरोवर की क्रेडिबिलिटी बताता है, बोरोवर की वर्दीनेस बताता है, ठीक है, कि भाई जो लेंडर है वो कितने रिस्क में है, लेंडर जो है वो कितने रिस्क में है बोरोवर को इतना अमाउंट देने में, ठीक है। अब ये जो लेंडर है वो किस बेसिस पे पैसे देता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड जो है एक प्रकार से उसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ बॉन्ड, तो बेसिस ऑफ बॉन्ड, मान लीजिए बोरोवर ने कुछ बॉन्ड इशू किया, ठीक है, बोरोवर ने कुछ बॉन्ड इशू किया, उसके बेसिस पे जो है वो लेंडर उसको पैसे देता है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ बॉन्ड डिवेंचर्स, उसके बेसिस पे पैसे देता है। तो इसी ने सेबी ने जो है फिलहाल ये इशू किया कि भाई ये कुछ रेटिंग सिंबल्स होने चाहिए, इसी का यूज किया जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। मतलब देश, अपने देश में कई ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, ठीक है, जैसे कि केयर, तो केयर जो है ये सभी जो है अपने देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डोमेस्टिक लेवल पे हैं, जैसे ICRA, ठीक है। इसके अलावा सिबिल, क्रिसिल, ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। ऐसा आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए प्रीलिम्स में, PCS में, कि भाई ये सभी किसके नाम है, तो आपको पता होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ बॉन्ड, तो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग में एक लाइन में बोला जाए, क्रेडिट रेटिंग एक प्रकार से रेटिंग दी जाती है, समझ रहे हैं ना, एक प्रकार से रेटिंग दी जाती है किसके द्वारा, जैसे कि आप लोग भी कुछ खाने का प्रोडक्ट यूज करते हैं या कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको रेटिंग देना होता है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसा लगा खाना, तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप 2 रेटिंग देंगे, आपको बहुत अच्छा लगा तो आप
8 रेटिंग देंगे। तो सिमिलरली भाई जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो रेटिंग देती है बोरोवर के बारे में कि भाई वो पैसा जो है वो वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा जिसने लेंडर से लिया है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो जो है केयर, ICRA, क्रिसिल। इसके अलावा आपने जो एक प्रकार से जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो S&P, मेरे ख्याल से इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड एंड पीच है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, तो ये तीनों जो हैं मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच, ये तीनों जो है वो ग्लोबल लेवल पे क्रेडिट रेटिंग करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑलमोस्ट 85% रेटिंग इनके द्वारा की जाती है, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी सॉवरेन करती हैं। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है? SCR सॉवरेन, जब गवर्नमेंट, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट कहीं से पैसा लेती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंट्री से अगर पैसा लेती है या कुछ भी बोरो करती है, तो ये क्या हो गई? इंडियन गवर्नमेंट बोरोवर हो गई। ठीक है, क्या हो गई? बोरोवर, इंडियन गवर्नमेंट बोरोवर हो गई। और कोई ना कोई क्या होगा? कोई ना कोई लेंडर होगा, कोई बैंक हो सकता है या कोई गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये इंडिया के बारे में बताएगी कि भाई ये पैसा ठीक टाइम पे सही समय पे वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का ये मतलब हो गया। ठीक है, कि जब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जब किसी से उधार ले तो बेसिकली वो पैसा सही टाइम पे चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्रेडिट रेटिंग इज एन ओपिनियन एक प्रकार से समझ लीजिए कि पर्टिकुलर क्रेडिट एजेंसी रिगार्डिंग द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एंटिटी गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कि भाई जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जो उसको पैसे चुकाने हैं, वो सही समय पे चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं वो बिल्कुल बायस्ड नहीं होती हैं, ज़्यादातर बायस्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता है, उनका बस काम होता है भाई रेटिंग देना, समझ गए ना। और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है वो किन पॉइंट्स को कंसीडर करती है। अगर उनको क्रेडिट रेटिंग देना है तो कंसीडर करेगी कि पिछली बार जो उसने पेमेंट हिस्ट्री उसकी चेक करेगी। अच्छा, इससे पहले किसी से पैसा लिया था तो सही समय पे दिया था या नहीं दिया था। मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया, मान लीजिए आपने गोलू को उधार दिया। ठीक है, आपने क्यों दिया? मान लीजिए गोलू ने मोनू को उधार दिया। ठीक है, गोलू ने मोनू को उधार दिया और मोनू ने पहले जो है पैसा सही टाइम पे नहीं किया था, पहले पैसा सही टाइम पे नहीं किया, बोला जनवरी में दूंगा, दिया मार्च में, तो क्या होगी? इसकी क्रेडिट रेटिंग पुअर हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली जो है वो पेमेंट हिस्ट्री चेक करती है। इसके अलावा कितना अमाउंट अभी उसने बोरो कर रखा है बाकियों से। ठीक है, इसके अलावा करंट कैश फ्लो, कितना पैसा उसके पास आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, मार्केट कैसा है, तो ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने के बाद जो है वो क्रेडिट रेटिंग देती है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो सबसे पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्ड कुछ नहीं होता है कि इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए या सिक्योरिटी कह लीजिए, समझ रहे ना। तो बॉन्ड क्या है? कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या कोई सिक्योरिटी है। ठीक है, जो एक प्रकार से इशू करती है, कोई कंपनी इशू कर सकती है, कोई कंपनी इशू कर सकती है या गवर्नमेंट इशू कर सकती है। कब करेगी? जब उसको कुछ पैसे की आवश्यकता हो। ठीक है, जब उसको कुछ पैसे की आवश्यकता हो। तो बेसिकली इशूइंग बॉन्ड इज वन वे फॉर कंपनी टू रेज मनी। और कंपनी को या गवर्नमेंट को अगर पैसे मतलब चाहिए, पैसे अगर चाहिए तो वो बॉन्ड इशू करेगी। ठीक है, और फिर बॉन्ड जो है कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, अगर जिसको पैसे देने हो खरीद सकता है। इसमें होगा क्या कि भाई डिसाइड होगा कि इतने इंटरेस्ट रेट पे मैं कंपनी को या गवर्नमेंट को पैसा दूंगा। ठीक है, और इतने समय बाद जो है मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होता है एक प्रकार से कूपन रेट, शायद कूपन कहते हैं, और बेसिकली इंटरेस्ट रेट पे जो ये होता है कि भाई इतने समय पे इतना पैसा मिल जाएगा। तो मोटा मोटी यही होता है बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड है। तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में हम लोग देखेंगे ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रीन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ डेप्ट और सिक्योरिटी क्रिएटेड फॉर फंडिंग और रिफंडिंग प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। तो ग्रीन बॉन्ड मान लीजिए गवर्नमेंट इशू करती है ग्रीन बॉन्ड। तो गवर्नमेंट अगर ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, इसका मतलब जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 5,000 करोड़ पैसा आया। ठीक है, गवर्नमेंट के पास 5,000 करोड़ पैसा आएगा तो गवर्नमेंट जो है उसको लगाएगी किसमें? कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में लगाएगी। किस में लगाएगी? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में उसका पैसा यूज करेगी और कहीं नहीं यूज करेगी। आपको समझ में आ रहा है? अगर गवर्नमेंट ने ग्रीन बॉन्ड में लगाया तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब ही ये है कि भाई इकोसिस्टम को सही करने में जो है वो पैसा लगाएगी। किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस कम करना है, किस प्रकार से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना है, तो ये सभी चीज़ें, किस प्रकार से एनवायरनमेंट को स्वच्छ करना है, पॉल्यूशन कम करना है। तो बेसिकली ग्रीन बॉन्ड और ऑर्डिनरी बॉन्ड में बस यही मतलब है, अंतर है कि भाई जो भी पैसा आएगा उसको रीन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में, समझ रहे ना, और एनवायरमेंटल के सस्टेनेबिलिटी में लगाना है।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इशू किया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है अप्रूव किया है ग्रीन बॉन्ड को, तो इसके लिए बेसिकली ये न्यूज में आया। तो यहाँ पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का क्या मतलब है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट इशू करे, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इशू करे तो उसको कहते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। और ये किस किस चीजों पे मतलब इशू हो सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है। इसके अलावा मैंने बताया था कि फ्लेक्स फ्यूल, तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को करना है, ठीक है, जो बायो इथेनॉल होते हैं उनका यूज करके, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ठीक है, सस्टेनेबल वाटर इन्वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, इसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ग्रीन बिल्डिंग्स में? मतलब कुछ कॉन्क्रीट की जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें को यूज हो सकता है जो बेसिकली एनवायरमेंटली एक प्रकार से सस्टेनेबल हो। दूसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रकार से क्या क्या होगा, सोलर सोलर सिस्टम लगा दिया गया होगा, इस तरह की कुछ चीज़ें हों, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो अगर अच्छे कामों के लिए इस प्रकार से अगर यूज किया जाए पैसे का, और गवर्नमेंट अगर ग्रीन बॉन्ड के नाम पर अगर पैसा जनरेट कर रही है, मतलब ग्रीन बॉन्ड के लिए बॉन्ड इशू किया और उसने कुछ पैसा उधार लिया, 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ कुछ भी लिया, तो गवर्नमेंट के पास कंपल्सन है, गवर्नमेंट के पास कंपल्सन है कि उसको जरूरी है कि भाई वो इसी काम में, इन्हीं सब कामों में जो है वो पैसा अपना लगाएगी और कहीं पैसा वो नहीं लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इन सभी चीजों में है पैसा लगाया जाएगा, एनवायरमेंटल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना और एक प्रकार से क्लाइमेट रेजिलियंस में काम करना, ठीक। अब नेक्स्ट आइए आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, जैसा कि मैंने आपको सितंबर में था करंट अफेयर इकोनॉमी वाला कराया था, उसमें हमने एनएलपी डिस्कस किया था, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉजिस्टिक ही है कि भाई किस प्रकार से जो है लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो इंडिया का बेसिकली गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेटिंग अप इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई। तो चेन्नई के पास जो है वो एक प्रकार से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो इंटर मॉडल फ्रेट हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट और वेयर हाउसेज। तो होता क्या है कि वैसे इंडिया में क्या है, एक तो वेयर हाउसेज की, अच्छी वेयर हाउसेज की कमी है, जहां पे एक प्रकार से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक प्रकार से स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या आ गया? लॉजिस्टिक सेक्टर में सब कुछ आ गया कि कोई भी मटेरियल शुरुआत में कहाँ से जनरेट हो रहा है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री से फिर वेयर हाउस में कहाँ कैसे जा रहा है, वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे जो कंज्यूमर है, मान लीजिए हम और आप कंज्यूमर हैं, उनके पास कैसे जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है लॉजिस्टिक सेक्टर में आ जाती हैं। उसको किस प्रकार से बूस्ट करना है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान आया था। तो गति शक्ति प्रोग्राम जो है वो इसी तहत आया था। इसके अलावा आप दो प्रोजेक्ट नाम सुने होंगे, सागरमाला भारतमाला। तो सागरमाला भारतमाला बेसिकली ये प्रोजेक्ट इसीलिए था कि किस प्रकार से रोडवे है, नेशनल हाईवेज हैं, और इसके अलावा जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके थ्रू जो है किस प्रकार से जो है लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट किया जा सकता है। तो इंडिया के साथ पता है क्या समस्या है? इंडिया के साथ समस्याएं ये हैं कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 10% ही है, जबकि इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अराउंड जीडीपी का 14% है। तो इंडिया ने टारगेट ले रखा है कि भाई इंडिया को अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करना है, और ऐसा करना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आपको चाहे वेयर हाउसेज डेवलप करना पड़े, इसके अलावा चाहे रोड, हाईवे, वाटरवे, रेलवे, रोड, हाईवे, वाटरवे, ठीक है, वाटरवे में इनलैंड वाटरवे हो सकता है, और जो सी है उसमें वाटरवे हो सकता है। इसके अलावा आपका रेलवे, ठीक है। तो ये सभी बूस्ट करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो मीडियम है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कई ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पास ट्रक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्ड ट्रांसपोर्टर्स की आवश्यकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा देखा गया इंडिया में रोडवे पर डिपेंडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, रोडवे पर डिपेंडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो किस प्रकार से रोडवे की डिपेंडेबिलिटी को जो है ट्रांसफर किया जाए वाटरवे पे। और ऐसा देखा गया कि वाटरवे और रेलवे है, इसका कॉस्ट काफ़ी कम आता है इन कंपेरिजन टू रोडवे। रोडवे के थ्रू अगर कुछ सामान इधर उधर ले जाना है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो उसको वाटरवे पे और रेलवे पे किस प्रकार से डिपेंडेबिलिटी बढ़ानी है, इस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है, जैसे रेलवे पे काम हो रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो जो भी जो सामान
आवाजाही के लिए जो गुड्स ट्रेन होती हैं, इनको मालगाड़ी कहते हैं बेसिकली, वो बेसिकली इंडिया में उनको जो जो भी पैसेंजर ट्रेन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रेवल करते हैं, उससे आपस में बेसिकली जो है कोऑर्डिनेशन जो है करना पड़ता था। और मान लीजिए कोई पैसेंजर ट्रेन है तो बेसिकली मालगाड़ी को रोक दिया जाता था, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए एक फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये है कि ऐसे कुछ कॉरिडोर बनाए जाए, ऐसे कुछ ट्रैक्स बनाए जाए जिसपे सिर्फ गुड्स ट्रेन, जिसपे सिर्फ फ्रेट ट्रेन चले, ठीक है। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न ये दो फ्रेट कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो ईस्टर्न वाला है, ईस्टर्न वाला 1800 किलोमीटर का बन रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका साहेवाल पंजाब, तो पंजाब को डाकोनी बंगाल, तो साहेवाल एक जगह है जो कि पंजाब में है और एक जगह है दाकोनी जो कि बंगाल में है, तो इन दोनों को आपस में पंजाब और बंगाल को जोड़ेगा। और जो वेस्टर्न वाला है ये आपका दादरी, दादरी मेरे ख्याल से यूपी में है, ठीक है। तो दादरी यूपी, इसको जवाहर नेहरू पोर्ट, तो दादरी यूपी से जवाहर नेहरू पोर्ट मुंबई, तो मुंबई से, तो यूपी और मुंबई को एक प्रकार से जोड़ेगा। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसीलिए बन रहे हैं ताकि जो है जो गुड्स ट्रेन है उनकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, समझ रहे हैं ना। और बेसिकली इन सभी के सभी सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो एक प्रकार से है, उसको भी बढ़ाया जाने की आवश्यकता है। वो कैसे बढ़ेगा? बेसिकली जितने भी एक प्रकार से मान लीजिए ट्रांसपोर्टर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको आपस में जो है कनेक्ट किया जाए, उनको आपस में जो है वो कनेक्ट किया जाए, ठीक है, कि भाई जो स्पीड है एक प्रकार से गुड्स का वो सही हो सके। और इसके अलावा जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? बेसिकली टर्न अराउंड टाइम, मान लीजिए कि कोई पोर्ट पे कोई शिप आ रही है, कोई बाहर से कोई शिप आ रही है, तो उस शिप को जल्दी से जल्दी वापस भेज दिया जाए, उसके सामान को जल्दी से उतार लिया जाए। तो ये सारी फैक्ट्स जो हैं वो कंसीडर की जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था कि भाई इंडिया का जो ज़्यादातर जो फ्रेट मूवमेंट है, जो सामान की आवाजाही है, वो रोड के थ्रू है, तो उस पर डिपेंडेंस कम की जानी चाहिए, ठीक है। और रेल ट्रांसपोर्ट और वाटरवे पे जो है उस पर डिपेंडेंस बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग फिर से कुछ इसमें शॉर्ट न्यूज बचे हैं इकोनॉमी में, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। बाय।